हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल वे पे। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी के सेकंड चैप्टर शब्द रचना, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। शब्द, देखिए शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क ख ग ह, हा, ई, उ, ऊ। ये जो सभी शब्द होते हैं, ये जो सभी है, इन सभी को हम वर्ण कहते हैं और इनके मेल से क्या बनते हैं, शब्द। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द। जैसे मान लीजिए उदाहरण में लिखा हुआ है कमल, ठीक है। तो ये कमल एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा है। जैसे मान लीजिए वर्णों के मेल से हम यहाँ पे लिख दें ल म क, लमक। तो इसका यह कोई अर्थ नहीं बता रहा है, बस ये शब्दों का मेल है। तो इसको हम शब्द नहीं, सॉरी, यह वर्णों का मेल है तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक किसी चीज़ को डिनोट नहीं कर रहा है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, जो मूल व्यवहार में लाए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द एक अर्थ विशेष के लिए प्रयोग होता है या फिर वस्तु विशेष के लिए प्रयोग होता है, मतलब जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है एक तरह से दूसरे, आप समझिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे कुर्सी, ठीक है, अब कुर्सी में अब क्या बदलाव करेंगे, फूल। जैसे अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुर्सी, कहते ही हमारे दिमाग में चार पाँव वाली चीज आ गई जिस पर हम बैठते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा चीज होता है बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में, अगर हम उसका नाम लेते हैं तो उसका इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है। जैसे कुर्सी, जैसे अभी मैंने हम नाम लिया हाथी, तो हाथी का इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो गया होगा, आपके सामने एक हाथी आ गया होगा माइंड में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थात एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, दो शब्दों के मेल से बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, किसी अन्य का बोध करवाते हैं वो। ठीक है, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। उदाहरण देखिए आप, जैसे उदाहरण लिखा है चारपाई, अर्थात चाय चार पाए हैं, अर्थात चार चार पाए हैं, जिसके चार पाए मतलब जो होता है पाँव। ठीक है, चार पाए हैं जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है। ठीक है, जिसको गाँव में आम बोलचाल में खटिया भी कहते हैं, खाट से है, न कि न कि कुर्सी से। ठीक है, तो यहाँ चारपाई कहते हैं जो गांव में जो खटिया वगैरह होते हैं या जो उसको चारपाई कहते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आगे है समा समास रूढ़ शब्द। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा समास क्या है। ठीक है, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फिर भी आप ये देखिए, समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ ऋण होता है। ठीक है, समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ ऋण होता है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानंद। ठीक है, दशानंद का अर्थ दस मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयोग होता है। जैसे दशानंद कहते ही हमारे दिमाग में जो इमेज क्रिएट हुई वो रावण की क्रिएट हुई। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दशानंद शब्द का प्रयोग केवल रावण के लिए यूज होता है। किसके लिए, केवल केवल रावण के लिए यूज होता है ना। ठीक है, तो आगे देखिए उदाहरण, देखिए यहाँ पे उदाहरण है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर किसके लिए प्रयोग होता है, पीताम्बर मतलब कि होता है भगवान विष्णु के लिए यूज होता है। नीलकंठ, नीलकंठ किसके लिए होता है, भगवान शंकर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये कैसे शब्द हो गए हैं, ये शब्द हो गए समास रूढ़, जो किसी अन्य को डिनोट कर रहे हैं, मतलब किसी अन्य का। यहाँ देखिए सामाजिक समूह को तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, समास रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है तत्सम। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, तत्सम। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द बहुत सारे हमारे हिंदी भाषा में हैं जो कि संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके लिए गए आप कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे है भूमि। ठीक है, भूमि जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है।
ठीक है। प्रथम, प्रथम कौन सा शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। राष्ट्र, राष्ट्र कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। ये सभी शब्द हिंदी में यूज होते हैं लेकिन ये संस्कृत से लिए गए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। इन सभी को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। आगे देखिए, आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव। इसको देखिए कैसे समझेंगे। संस्कृत से आए हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं परंतु हिंदी की जो प्रकृति है, जो हिंदी भाषा का जो नेचर है, उसके अनुसार उनका यूज हो रहा है। ठीक है, आज के समय में तो उन्हें हम क्या करते हैं? तद्भव शब्द। उन्हें क्या करते हैं? तद्भव। देखिए जैसे काम, ठीक है, तो काम जो शब्द हुआ है यहाँ पे है, काम जो शब्द है वो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन इनका हिंदी में यूज कर लिया गया है, अपने हिसाब से हिंदी के नेचर के हिसाब से यूज कर लिया गया, इसे इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अगला एग्जाम्पल है बरस, फिर अगला एग्जाम्पल है माँ। आई होप आपको समझ में आया आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगत या विदेशी शब्द। ठीक है, आगत या विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द किससे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं। दूसरी भाषा का मतलब है इंग्लिश, इंग्लिश, अरबी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, जो ऐसे जो लैंग्वेज होते हैं वहाँ से कुछ ऐसे शब्द जो कि हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं। अरबी अरबी के भी कुछ शब्द हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं। आगे देखिए, जैसे उससे हम क्या करते हैं? विदेशी शब्द, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। ठीक है, ये सभी जो शब्द मैंने अभी बोला है, कैंची, बटन, तोप, ये सभी विदेशी शब्द हैं। ठीक है, लेकिन इनका हिंदी में यूज हो रहा है आज के समय में। आदि कुछ ये भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ तो ज्यों के तो लिए गए हैं। ठीक है, कुछ का तो कॉपी पेस्ट किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, कागज, ऑफिस और ये आदि, ये विदेशी शब्द हैं लेकिन आज के समय में इनका हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनका यूज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ तो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिए गए, मतलब कि हिंदी का जो भाषा का जो लैंग्वेज का जो नेचर है उसके अनुरूप, मतलब उस हिसाब से उसका यूज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं आपको, जमीन, त्रासदी आदि। ठीक है, ये हिंदी के शब्द नहीं है, विदेशी शब्द हैं लेकिन आज के समय में हिंदी में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है देसी शब्द। जी हाँ, देसी शब्द किसे कहते हैं? देसी शब्द आप ध्यान से देखिए, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए हुए क्षेत्रीय शब्द या देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो स्थानीय बोली होती है हमारी, जो आम आम जो अलग अलग क्षेत्र की बोली होती है, और उपभाषाओं, हिंदी में बहुत सारी उपभाषाओं के क्षेत्र से, क्षेत्रीय भाषा से जो आए हुए शब्द होते हैं या बोली होती है उसको क्या कहते हैं? देसी शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ढूंढना। ठीक है, ये क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? देसी शब्द। और दूसरा जो दूसरा शब्द है खाट। ठीक है, जो खाट शब्द है ये एक देसी शब्द है। इसका हम आम बोलचाल में भी यूज करते हैं, जो कि एक क्षेत्रीय या फिर हिंदी की उपबोली से भी प्रयोग होता है। देखिए एक और देसी शब्द है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप सभी जानते हैं, लोटा। ठीक है, ये एक देसी शब्द है। ठीक है, ये देसी शब्द है और इसका हिंदी में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन ये कौन सा शब्द है? देसी शब्द है। ये हिंदी की उपभाषाओं से भी लिया गया है। ठीक है, एक शब्दों में कहा कि जो क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली भाषा होती है, जो एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसमें क्या कहते हैं? देसी शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है संकर शब्द। क्या है? संकर शब्द। देखिए, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाता है। देखिए इसके नाम से ही कंफर्म होता है, जैसे नाम से ही आपको आभास होने लगेगा। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को क्या कहते हैं? हम संकर शब्द। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, रेलगाड़ी, जो को आप काफ़ी बार सफ़र भी किए होंगे, आप देखे भी होंगे। ठीक है, रेल जो शब्द है, रेल शब्द है भैया अंग्रेजी शब्द, और जो गाड़ी शब्द है भैया ये है हिंदी। ठीक है, तो रेल और गाड़ी शब्द को जो मिला दिए, ये बन गया कौन सा शब्द? ये संकर शब्द। लेकिन इसको आप अलग अलग करके देखेंगे तो रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी है, लेकिन जो गाड़ी है हिंदी है। तो इन दोनों के मेल को क्या कहेंगे हम? संकर शब्द। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका उपसर्ग। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, आगे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा गया परा। ठीक है, परा एक जो कि उपसर्ग है। उदाहरण देखिए, पराजय। जैसे अगर आप जय को बोलेंगे, जय मतलब होता है जीत, लेकिन उसके आगे लग गया पराजय, इसका मतलब होता है हार, उसका अर्थ को एकदम बदल दिया। जैसे यहाँ पे देखिए पराधीन। ठीक है, धीन मतलब होता है किस ठीक है, पराधीन मतलब होता है किसी के अंदर रहना। ठीक है, अब देखिए भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग की जो संख्याएं होती है वो 3 होती हैं। ये कैसे? आगे देख, ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली अगर कहा जाए। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जो होती है उनकी संख्या क्या होती है? 22। उनकी संख्या क्या होती है? 22। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 10। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं भैया 19। इससे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है भैया, आगे देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। प्रत्यय। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय का मतलब होता है प्रतिधन अय। प्रति का मतलब होता है यहाँ पे ये साथ परंतु बाद में। प्रति मतलब होता है साथ परंतु बाद में, न कि पहले। ठीक है, अय मतलब होता है चलने वाला, मतलब कहा जाए साथ चलने वाला, दूसरे शब्द में कहा जाए तो देखिए प्रत्यय की परिभाषा। देखिए परिभाषा भैया क्या है इसकी? प्रत्यय की जो परिभाषा है, जो शब्दांश, ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। कहाँ जुड़कर? अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, दया धन आलू। दया प्लस आलू मतलब होता है दयालु। लिख धन आवट मतलब होता है लिखावट। देखिए यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय, यहाँ पे लास्ट में जो शब्द जुड़े और फिर उसमें प्रत्यय ला दिए, लास्ट में इसमें शब्द जुड़े जो कि उसमें शब्दों में परिवर्तन ला दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है प्रत्यय की पहचान। प्रत्यय को आप पहचानेंगे कैसे? उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, शुरुआती मूल शब्द। क्या है? शुरुआती मूल शब्द से शब्द निकाल कर बचा शब्दांश प्रत्यय कहते हैं। जो शुरुआत, जो किसी शब्द का जो शुरुआती का मूल शब्द होता है, जो स्टार्टिंग जो शब्द होते हैं, उसको अगर हम निकाल देंगे तो जो बचा हुआ शब्द होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, देखिए हम आगे बोलते हैं। आगे है बनावट। पहला एग्जाम्पल है बनावट। इसको हम बोलो, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, बंधन आवट, बन प्लस आवट, तो जो आवट है भैया ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए शब्द दूसरा क्या है? लुभावना। तो लुभावना है तो इसमें अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लुभ धन आवना, तो इसमें से प्रत्यय क्या है भैया? आवना। मोटापा, तो इसमें प्रत्यय क्या है? आ। ठीक है, भगोड़ा, इसमें प्रत्यय क्या है? औरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, लंबाई में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। क्योंकि देखिए, ठीक है, घटिया में कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय। घटिया में ईया प्रत्यय। बसेरा में कौन सा प्रत्यय है? ईरा प्रत्यय। बसेरा में एरा प्रत्यय। ठीक है, एरा प्रत्यय। गवैया में कौन सा प्रत्यय है? वया प्रत्यय। कौन सा सॉरी, कौन सा प्रत्यय? वया प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं लिखावट। लिखावट में कौन सा प्रत्यय भैया? यहाँ पे आवट। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय। आहट। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? अव प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्यय के भेद। देखिए प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत्यवाचक प्रत्यय। कृत्यवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध होता है। किसका बोध होता है? कर्ता का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कृत्यवाचक प्रत्यय। जिस शब्द प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्यवाचक प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं तदीय प्रत्यय। देखिए तदीय, ये जनरली एग्जाम में आता नहीं है बट आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में। ठीक है,
तदि प्रत्यय अगर हम देखेंगे, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तदि प्रत्यय। उसे हम क्या कहते हैं? तदि प्रत्यय। ठीक है, लास्ट में देखिए, ये कहीं ये इसका काउंट नहीं होता है क्योंकि प्रत्यय दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको भी कहीं कहीं पे दिखाया जाता है क्योंकि बहुत सारे बुक में दिया रहता है। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय मतलब पुल्लिंग से पुल्लिंग में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। कोई पुल्लिंग वर्ड शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा दें तो स्त्रीलिंग बच जाता है, तो उसको भी हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मोर, मोर में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसका हो जाएगा मोरनी। ठाकुर में अगर हम प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे इसका, तो उसका हो जाएगा ठकुराइन। मौसा में अगर हम स्त्रीलिंग लगाएंगे तो हो जाएगा मौसी, इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो है, ये सब उपसर्ग हैं। ठीक है, ये सभी उपसर्ग हैं और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संस्कृत के उपसर्ग। यहीं से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से भी आते हैं, बट संस्कृत वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और जो उर्दू के उपसर्ग है वो सभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो पहला यहाँ पे शब्द दिया गया है अति, अति मतलब हाँ, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 22। संस्कृत उपसर्ग की, संस्कृत उपसर्ग की संख्या होती है 22। ठीक है, तो देखिए अति यहाँ पे है, अति मतलब होता है बाहुल्य, अति मतलब होता है बाहुल्य। दूसरा उपसर्ग है अधि, अधि मतलब होता है ऊपर, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अनु, अनु मतलब होता है पीछे या फिर साथ। चौथा उपसर्ग है आपका अस, सॉरी अप, अप मतलब होता है दूर या फिर हीनता। पांचवा जो उपसर्ग है आपका अभी, वह है अभी, अभी मतलब होता है और, क्या होता है? और। अव, अव मतलब होता है, जो छठवां उपसर्ग है आपका, अव मतलब होता है दूर या फिर नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, सातवां जो उपसर्ग है भैया आपका आ मतलब होता है तक, कम, इधर। क्या होता है? तक, कम, इधर। आठवां जो उपसर्ग है आपका, आठवां उद, उद या फिर उद है। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा ऊपर, क्या होगा? ऊपर। ठीक है, नौवां उपसर्ग है भैया उप, उप मतलब होता है निकट या फिर सहायक, निकट या फिर सहायक। 10वां उपसर्ग है भैया आपका दुह या फिर दुर। ठीक है, इसका मतलब होता है बुरा, इसका मतलब क्या होता है भैया? बुरा। ठीक है, 11वां उपसर्ग है आपका दुष, 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 दुष। ठीक है, इसमें सभी में स है, इसका मतलब होता है आपका बुरा। क्या होता है भैया? बुरा, इसका भी मतलब होता है बुरा। 12वां जो उपसर्ग है आपका नी, नी मतलब होता है नीचे या फिर भीतर। क्या होता है? नीचे या फिर भीतर। जो 13वां उपसर्ग आप देखिए लास्ट वाला, 13वां जो उपसर्ग है निह या फिर निस, इसका मतलब होता है बिना या फिर बाहर, बिना या फिर बाहर। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे जो आपका उपसर्ग है निर, निर मतलब होता है बिना या फिर बाहर। जो अगला उपसर्ग है परा, परा मतलब होता है पीछे या फिर उल्टा, पीछे या फिर उल्टा। अगला उपसर्ग है परि, परि मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? परि मतलब चारों ओर। अब अगला उपसर्ग है प्र, प्र मतलब होता है अधिक या फिर आगे, प्र मतलब होता है अधिक या फिर आगे। अगला उपसर्ग है प्रति, प्रति का मतलब होता है और या फिर उल्टा, और या फिर उल्टा। अगला उपसर्ग है वी, वी मतलब होता है बिना। देखिए, इसी से शब्द बने हुए हैं। सब मतलब होता है पूर्ण, सब मतलब होता है पूर्ण। अन, अन मतलब होता है नहीं या फिर बुरा। देखिए, ये सभी जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो लास्ट उपसर्ग है सु, सु मतलब होता है अच्छा या फिर सुंदर। ठीक है, ये संस्कृत के उपसर्ग आप एक बार देख लीजिएगा। किसी अगर न समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट है हिंदी के उपसर्ग। क्या है? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में आप देखेंगे पहला जो है ओ,
अ मतलब होता है अ या फिर अन मतलब होता है रोकना। दूसरा उपसर्ग है उन, उन मतलब होता है एक काम, उन मतलब होता है एक काम। तीसरा उपसर्ग है भैया आपका अध, अध मतलब होता है आधे या फिर अपूर्ण, आधे या फिर अपूर्ण। चौथा जो उपसर्ग है आपका औ, औ मतलब होता है मना करना, औ मतलब क्या होता है मना करना है फिर इनकार करना। दू मतलब होता है हीन या फिर बुरा, हीन या फिर बुरा। नी, नी मतलब होता है अभाव, नी मतलब होता है अभाव। सातवां है बिन, बिन मतलब होता है निषेध, बिन मतलब होता है निषेध। अगला जो उपसर्ग है आपका भर, भर मतलब होता है ठीक या फिर पूरा, ठीक या फिर पूरा। अगला फिर जो उपसर्ग है आपका कु, कु मतलब होता है बुरा या फिर हीन, बुरा या फिर हीन। अगला उपसर्ग है सु, सु का जो मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ साथ, सु मतलब होता है श्रेष्ठ साथ या फिर सबसे अच्छा साथी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे है उर्दू की उपसर्ग। ठीक है, उर्दू की उपसर्ग आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी यहाँ पे देखिए उर्दू के उपसर्ग में है, पहला है अल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए पहला है अल, अल मतलब होता है निश्चित, अल मतलब होता है निश्चित। दूसरा शब्द है एन, एन मतलब होता है भैया ठीक या फिर पूरा, ठीक या फिर पूरा। कम, तीसरा उपसर्ग है कम, कम मतलब थोड़ा या फिर हीन, थोड़ा या फिर हीन। चौथा उपसर्ग है भैया खुश, खुश मतलब होता है अच्छा या फिर शुभ, अच्छा या फिर शुभ। पांचवा जो उपसर्ग है गैर, गैर मतलब होता है भिन्न या फिर विरोध, भिन्न या फिर विरोध। दर मतलब जो अगला उपसर्ग है आपका छठा उपसर्ग वह है दर, दर मतलब होता है में, दर मतलब होता है में। सातवां उपसर्ग है ना, ना, ना इसका मतलब होता है अभाव, इसका मतलब क्या होता है अभाव। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ पे नौवां उपसर्ग है आपका फिल, क्या है फिल, फिल मतलब होता है में। नौवां उपसर्ग सॉरी वो आठवां था, ये नौवां उपसर्ग है आपका ब, ब का मतलब होता है अनुसार या फिर में या फिर से और। ठीक है, अनुसार में या फिर से और। ठीक है, जो अगला देखिए यहाँ पे है जो 10वां उपसर्ग है आपका है बद, बद इसका मतलब होता है बुरा या फिर अशुभ, बुरा, बद मतलब होता है बुरा या फिर अशुभ। ठीक है, 11वां उपसर्ग देखिए, इस 11वां उपसर्ग है ऊपर या फिर पर, ऊपर या फिर पर। जो 12वां उपसर्ग है उसका वो क्या है बा, और इसका अर्थ क्या होता है साथ या फिर अनुसार, क्या होता है साथ या फिर अनुसार, दोनों होते हैं। 13वां जो आपका है बिल, बिल मतलब होता है साथ में से, क्या होता है साथ में और से। 14वां आपका उपसर्ग है बिल, विला, विला मतलब होता है बिना, विला मतलब होता है आपका बिना। जो 15वां उपसर्ग आपका है वो है बे, बे मतलब होता है बिना, वे मतलब होता है बिना। 16वां उपसर्ग है ला, ला मतलब होता है निषेध बिना अभाव, क्या होता है निषेध बिना अभाव। अब अगला उपसर्ग है 17वां उपसर्ग, उसका मतलब होता है भर, सॉरी सर, सर इसका अर्थ होता है मुख्य श्रेष्ठ, क्या होता है मुख्य श्रेष्ठ। अब देखिए फिर अगला उपसर्ग है हम, अगला क्या उपसर्ग है हम, इसका अर्थ होता है मतलब होता है साथ या फिर समान, क्या होता है साथ या फिर समान। और जो आखिरी का उपसर्ग है आपका है हर, हर मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।